आज हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। एक ही टॉपिक का बचा हुआ है इस चैप्टर का, तो वो करेंगे बीच में। और ज्यादातर हम क्वेश्चंस ही करेंगे और थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो, तो अब 69 प्रॉब्लम करते हैं। जो जो ज्वाइन कर चुका है वो जय हनुमान जी कर दो, क्योंकि मैं उसी से फिर अटेंडेंस देखता हूँ बाद में। तो जो बच्चे एक्टिव नहीं रहते ना, मुझे लगता है वो प्रेजेंट नहीं थे, तो फिर उनकी एब्सेंट लग जाएगी। हाँ हाँ, जिसने भी ज्वाइन कर लिया है वो जय हनुमान जी कर दिया करो। आदित्य यादव प्रेजेंट है। आदित्य भारद्वाज, 12th एंड 2 के दोनों। चलो अभी देखते हैं, बीच में 8:30 पे देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 69। ये इस प्रॉब्लम में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। हाँ आदित्य, आपका पता है मुझे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो टू एक्स ई की पावर टी स्केयर डी टी का होल स्केयर डिवाइडेड बाय जीरो टू एक्स ई की पावर टू टी स्केयर डी टी। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सबसे पहले तो देखो फॉर्म कौन सी है। लिमिट का प्रॉब्लम है बट इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, करते हैं। चलो इधर ध्यान दो। अब क्या है, लिमिट एक्स के ऊपर लगी हुई है। तो ये जीरो टू जीरो अगर हम देखेंगे, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में जो है वो जीरो को टेंड कर रही है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो भी जीरो को टेंड कर रही है, क्योंकि इंटीग्रल हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो टू जीरो जा रहा है। ठीक है, तो जीरो टू जीरो ई टी स्केयर डी टी जीरो को जाएगा। जीरो टू जीरो ई टू टी स्केयर डी टी वो भी किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। तो अब जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, एल एच रूल लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एल एच रूल लगाएंगे। एल एच रूल लगाएंगे तो क्या कहता है कि भाई, एल एच रूल कहता है कि ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो। तो एल एच रूल कहता है भाई, अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालिए आप। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब आप डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, उसके लिए आपको लिबनिट्ज रूल चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें लिबनिट्ज रूल चाहिए होगा। बहुत सारे बुक्स टी लगाती हैं, बहुत सारी बुक्स टी नहीं लगाती हैं, तो जैसे भी सही लगे। लिबनिट्ज रूल है, बस हमें रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब जब ऊपर वाले को डेरिवेटिव लोगे, तो ये जैसे अल्फा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू अल्फा अल्फा डैश, ऐसे आएगा ना। तो आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एक्स ई की पावर टी स्केयर डी टी। ठीक है, इनटू फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्केयर। ऐसे करते हैं ना, अपर लिमिट डालो इनटू उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इनटू वन। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई की पावर टू एक्स स्केयर इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज वन। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, अब लिमिट डालते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो अगर ध्यान से देखोगे, ये वाली वैल्यू आपकी वन को जा रही है, ये वाली वैल्यू भी आपकी वन को जा रही है, बट ये वाली वैल्यू जीरो को जा रही है। तो लिमिट डालने पर ऐसा हो रहा है, टू इंटू जीरो इंटू वन डिवाइडेड बाई वन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। देखो एक बार कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो इसमें। जिसको समझ आ गया ऑल क्लियर कर दो, या इमोजी बना दो जल्दी से। आगे बढ़ रहे हैं फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 69 था। प्रॉब्लम नंबर 70 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 70 है हमारे पास। एफ एक्स एंड जी एक्स are two continuous functions from 0 to x to 2. fx and gx are two continuous functions from 0 to x to 2. ठीक है,
अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज 0 to 1 e रेज़ टू द पावर x प्लस टी एफ टी डी टी, इसको ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं, e की पावर में x प्लस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। और जो हमारा जी ऑफ एक्स है वो है 0 to 1 e की पावर x प्लस टी जी टी डी टी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन दिए हुए हैं और साथ में इसके प्लस एक्स भी है। तो एफ ऑफ एक्स हो गया 0 to 1 e की पावर x प्लस टी एफ टी डी टी, और जी ऑफ एक्स हो गया 0 to 1 e की पावर x प्लस टी जी टी डी टी प्लस एक्स। तो हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए पार्ट है एफ ऑफ 1, बी पार्ट है हमारे पास जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, सी पार्ट है जी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ 2। ठीक है, ये तीन पार्ट निकालना है हमें। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। चलो ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को। अब ये जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इसमें दो वेरिएबल हो गए हैं, एक x हो गया और एक t हो गया है। अनटिल अनलेस x और t में कोई रिलेशन दिया हो तो हम, अगर दिया हुआ है फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को इन टर्म्स ऑफ t डाल के t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट ऐसा इस प्रॉब्लम में जैसे x और t के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x को कांस्टेंट मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू t और t को कांस्टेंट मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x को जब आप t को इंटीग्रेट कर रहे होगे तो x वाले टर्म को आपको कांस्टेंट मान लेना है, क्योंकि कुछ रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, x हमें पता ही नहीं है x t से डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं तो x को t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मान लेते हैं और t को x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। जैसे आप सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को देखो। एफ ऑफ एक्स जो था हमें दिया हुआ है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी देखना ध्यान से। 0 to 1 e की पावर x प्लस टी और इसके साथ दिया हुआ है एफ टी डी टी। तो एफ टी डी टी ये इंटीग्रल है मेरे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन से या इस इंटीग्रल वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मैं एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ ऐसे, 0 to 1 e की पावर x बाहर चला गया और e की पावर t एफ टी डी टी बना लिया। इसको समझ आ गया होगा, e की पावर x प्लस टी को हम लिख सकते हैं ना, e की पावर x इंटू e की पावर t। ठीक है, तो क्या लिख दिया, 0 e की पावर x बाहर ले गए, 0 to 1 e t f t d t लिख दिया इसको हमने। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 e t f t d t होगी। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि इसमें अब डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा हो, अगर वो सॉल्वेबल है और लिमिट्स हैं उसकी, तो वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। सॉरी, जीरो नहीं आएगी, कांस्टेंट आएगी। 2 मिनट, यहाँ पे किसी ने मीटिंग स्टार्ट कर दी। एक मिनट रुको। ठीक है, अच्छा दोबारा से सुनो। मैं ये बता रहा था जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर होगा, e की पावर x 0 to 1 e की पावर t एफ टी डी टी होगा। अब ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 e t एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही तो आएगी क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, लिमिट्स लगी हुई हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, k मान लेते हैं। तो लेट 0 to 1 e t एफ टी डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, सबको समझ आ रहा होगा ये कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। तो 0 to 1 e t एफ टी डी टी को मैंने k मान लिया। तो मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ e की पावर x आ जाएगा, वेयर k इज सम कांस्टेंट। अब बताओ ये कैसे लिखा मैंने, 0 to 1 e की पावर t k e की पावर t dt इज इक्वल टू k। अब क्योंकि आपने एफ ऑफ एक्स को क्या मान लिया है, इस रिलेशन से या इस इक्वेशन वाली, ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन से हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, के ई एक्स आ गया। तो एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू ई की पावर टी हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास हमने ज्यूम किया था उसमें 0 to 1 ई की पावर टी एफ टी डी टी क्या था, के बराबर था। तो एफ ऑफ टी की जगह मैंने क्या रख दिया, के ई टी रख दिया, क्योंकि भाई ये जो फर्स्ट रिलेशन है वहां से एफ ऑफ एक्स के ई एक्स आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बन गया, k टाइम्स ऑफ 0 to 1 e की पावर 2 t dt आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
ई की पावर 2t/2 लिमिट आ जाएगी 0 से 1 इज इक्वल टू k। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k टाइम्स ऑफ ई स्केयर माइनस 1/2 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू ई स्केयर माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k आ जाएगा मेरे पास ई स्केयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ई स्केयर माइनस 3 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर k आपके पास 0 आ जाएगा। अगर k 0 आ जाता है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 तो हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर केस में 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर आ रहा है। दोबारा से देखो, एक बार मैं बता रहा हूँ जल्दी में। एफ ऑफ एक्स 0 to 1 ई की पावर एक्स प्लस टी एफ टी डी टी था, तो हमने क्या किया, ई की पावर एक्स को बाहर ले गए, 0 to 1 ई टी एफ टी डी टी को के मान लिया, तो उससे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, के ई एक्स आ गया। फिर जो हमने ये के माना था, इस रिलेशन में हमने क्या किया, एफ टी डाल दिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है के ई एक्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई एफ टी किसके बराबर होगा, के ई टी। उसको डाल दिया, उसको सॉल्व किया तो हमें फाइनली पता चला भाई के 0 होगा। तो के 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें अब फंक्शन का एक ही यही वाला प्रॉब्लम है। तो एफ ऑफ 1 वाले ए पार्ट ही है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बी पार्ट में एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फंक्शन हमेशा 0 है। ठीक है, चलो अब जी एक्स निकालते हैं। जिसका सेकेंड पार्ट है जी एक्स हमें निकालना है। तो जी एक्स का जो इंटीग्रल है वो गिवन है 0 to 1 ई की पावर एक्स प्लस टी इंटू जी टी डी टी। ठीक है, साथ में इसके और भी था जी टी डी टी प्लस एक्स, प्लस इसके साथ एक्स और है। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स है। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, जी एक्स निकालेंगे। सेम उसी तरीके से चलेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स 0 to 1 जी टी डी टी, और प्लस साथ में इसके एक्स और है। तो हम क्या करेंगे, 0 to 1 जी टी डी टी को क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। 0 to 1 जी टी डी टी को हमने के मान लिया, तो जो जी ऑफ एक्स आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई की पावर एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जी ऑफ टी किसके बराबर आ जाएगा, जी ऑफ टी आ जाएगा के ई की पावर टी प्लस टी के बराबर आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है हमारा वो हो जाएगा 0 to 1 के टाइम्स ऑफ ई की पावर टी प्लस टी डी टी इज इक्वल टू के। इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा, के टाइम्स ऑफ ई की पावर टी प्लस टी स्केयर बाय 2 0 से 1 लिमिट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो देखो k की वैल्यू आ जाएगी e माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू के। तो k आ जाएगा हमारे पास e माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1/2 टाइम्स ऑफ e माइनस 2। तो ये k की वैल्यू आ गई, इसमें तो k की वैल्यू आ रही है। जो आपका g ऑफ x हो जाएगा वो था हमारे पास k e की पावर x प्लस एक्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये हमारा था k इंटू 0 to 1 जी टी डी टी था, तो इसको k मान लिया, k ई की पावर टी जी एक्स हो गया हमारा k ई की पावर x प्लस एक्स। ठीक है, तो फिर रिलेशन था k इज इक्वल टू 0 to 1 जी टी, के ई की पावर टी प्लस टी डी टी है ना। तो ये टी स्केयर बाय 2 हो गया, 0 से 1 में डाला तो k ई माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब वो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, k की वैल्यू डालो पहले, तो ये आ जाएगा x माइनस ई की पावर x अपॉन 2 इंटू ई माइनस 2। तो ये रिलेशन आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ ई माइनस 2 एक्स। इसको ऐसे रहने देते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है g ऑफ 0 की। तो g ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2 टाइम्स ऑफ ई माइनस 2। ये सही आंसर नहीं आ रहा है इसका। एक मिनट, स्टार्टिंग से देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। हमारे पास g ऑफ x था, एक बार ध्यान दो इधर। g ऑफ x क्या था, 0 to 1 e की पावर x प्लस टी जी टी डी टी प्लस एक्स। ठीक है, तो e की पावर x बाहर आ गया। हाँ, यहाँ पे मैंने ना गलती कर दी। यहाँ पे क्या गलती करी है, e की पावर t है ही नहीं यहाँ पे ना, e की पावर t उड़ा दी है मैंने यहाँ से। देखो यहाँ पे जब आप इसको क्या लिखोगे, e की पावर x प्लस टी लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर x इंटू ई की पावर t आएगा, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, दोबारा से करना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई।
इसका आंसर नहीं आया। दोबारा से देखो एक बार सब लोग, यहाँ पे आते हैं। चलो देखो, ये क्या था, जी ऑफ एक्स जो था हमारे पास, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा, ई की पावर एक्स बाहर जाएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 to 1 ई की पावर टी जी टी डी टी प्लस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया था अभी यहाँ पे ना, ई की पावर टी हटा ही दिया, तो उससे क्वेश्चन का आंसर जो है वो काफी सिंपल सा आ गया, तो वो गलत था। यहाँ पे समझ आ गया सबको कि ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी लिखेंगे तो ई की पावर एक्स बाहर जाएगा, ई की पावर टी जी टी डी टी प्लस एक्स बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, 0 to 1 ई टी जी की पावर टी डी टी, इसको ही तो के मानेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हमारा जो जी ऑफ एक्स आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, के ई की पावर एक्स प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। तो जी ऑफ टी आपका किसके बराबर आ जाएगा, के ई की पावर टी प्लस टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया हमें। इसके बाद क्या करना है, अब हमें ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर टी इंटू जी टी क्या है हमारे पास, के ई की पावर टी प्लस टी डी टी, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो के क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 to 1 के टाइम्स ऑफ ई की पावर 2 टी डी टी प्लस 0 to 1 टी ई टी डी टी। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा अब। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई की पावर 2t/2 लिमिट 0 to 1 प्लस टी टी का इंटीग्रल होता है टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी। ठीक है, 0 से 1 आप इसको डिफरेंशिएट भी मतलब डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो। एक्स ई एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, डिफरेंशिएट करके देखो, टी इंटू ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, तो टी की पावर टी आ जाएगा। अब वैल्यू डालो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ ई स्केयर माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 into e माइनस 0 ई की पावर 0 माइनस 0। 1 into e माइनस ई रेस टी की पावर डी, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद वैल्यू आ रही है 1 जब डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 ई की पावर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को गलती लग रही थी, ई की पावर 0। देखो जब आप 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 into e माइनस ई, ठीक है, माइनस 0 ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा के टाइम्स ऑफ ई स्केयर माइनस 1/2 प्लस ये 0 हो जाएगा और ये 0 -1 ये +1 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक अब हमारी के की वैल्यू आ गई, तो के की वैल्यू आ जाएगी के, ये इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास के टाइम्स ऑफ ई स्केयर माइनस 1/2 -1 इज इक्वल टू -1। तो के की वैल्यू आ जाएगी ई स्केयर माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1, तो के की वैल्यू आ जाएगी -2/e स्केयर माइनस 3, ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जी एक्स क्या था, जी एक्स था के ई की पावर एक्स प्लस एक्स, तो हमारा जी एक्स था के ई की पावर एक्स प्लस एक्स, तो x -2 ई की पावर एक्स अपॉन ई स्केयर माइनस 3। अब जी ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, उससे आंसर पता चलेगा हमें। जी ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -2/e स्केयर माइनस 3। ठीक है, तो जो हमारा बी पार्ट था, जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 था, और सी पार्ट है जी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ 2। तो जो सी पार्ट है वो, बी पार्ट जो है वो है जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। तो जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो 0 ही था, तो जी ऑफ 0 आ जाएगा -2/e स्केयर माइनस 3। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 2/3 माइनस ई स्केयर है, हाँ ठीक है, अब सही है। अब सी पार्ट में आते हैं, सी पार्ट था हमारे पास जी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ 2। ठीक है, जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, वो तो है ही हमारे पास, 2/3 माइनस ई स्केयर है। ठीक है, अब जी ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस, इसमें 2 पुट कर दो, 2e स्केयर अपॉन ई स्केयर माइनस 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 विद नेगेटिव साइन 2e स्केयर माइनस 6 माइनस 2e स्केयर, तो 1/3 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, तो एक आंसर ये आ गया हमारे पास, एक आंसर ये आ गया। अब देखो भाई, सब कुछ क्लियर है तो बताओ, नहीं तो कुछ समझना है।
जिसको जो भी क्लियर है वो इमोजी बना दो और ऑल क्लियर लिख दो। जिसको कुछ समझना है वो मुझे बताओ कि भाई ये पार्ट समझ नहीं आया। इंपॉर्टेंट पार्ट बस यही है इस इंटीग्रल में कि आपको ई पार एक्स बाहर लेके जाना है, फिर ये जो टर्म बनेगी डी आई वाली इसको कांस्टेंट मानना है, उसी कांस्टेंट को दोबारा से यूज कर लेना है, उससे आपका एक रिलेशन बन जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको यहां तक? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर था 71। देखो अब ये खुद से ट्राई करना है आपको, जेई का ही क्वेश्चन है। -4 to -5 e रेस टू द पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/3 to 2/3 e रेस टू द पावर 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx। इसका आंसर निकालना है। करो एक बार ट्राई करो जल्दी से, जिसका भी आता है चैट बॉक्स में बताओ। प्रॉब्लम लिख लिया, आंसर बताओ अब इसका सॉल्व करके। किसी का आया आंसर? रागिनी आप प्रेजेंट हो? करण अग्रवाल अगर प्रेजेंट हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखें। सुपर्श, रुचित, मुकुल, आफ्ताब अहमद। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। नहीं बनी बात, किसी का भी नहीं आया आंसर इसका?
देखो e की पावर x स्क्वायर जो इंटीग्रल होता है ये नॉन इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग। तो आपको बस यही करना होगा, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने इस i को लिख लिया -4 to -5 e की पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/3 to 2/3। तो पहले स्टेप में क्या किया, यहाँ पे अगर मैं e की पावर में एलसीएम लूंगा तो 3x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और 9 कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये किया। अब क्या करते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि e की पावर टी स्क्वायर dt का इंटीग्रल नॉन इंटीग्रेबल है, वो सॉल्व नहीं होगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने की हम इसको कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को जैसे पहले केस में t मान लेते हैं। तो अगर मैं x प्लस 5 को t मानता हूं तो मेरा इंटीग्रल क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा dx इजिकल टू dt आ जाएगा। तो e की पावर t स्क्वायर dt, तो इंटीग्रल क्या बनेगा 5 - 4, ये तो 1 बन जाएगा, और 5 - 5 0। तो आपका ये इंटीग्रल e की पावर t स्क्वायर dt 1 से 0 बन जाएगा। हाँ हर्ष सही कह रहे हो आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3x - 2 को हम इस वाले केस में t मान लेते हैं या w मान लेते हैं। तो 3dx जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, dw आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ 3w स्क्वायर EW स्क्वायर, सॉरी, ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या बनेगी, e की पावर w स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा, dw/3। अब लिमिट देखो आप, जब x की वैल्यू 1/3 गिरोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 3 - 2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। 2/3 गिरोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ पे? तो हमारे पास जो इंटीग्रल आ गया वो क्या आ गया, अब इंटीग्रल जो आएगा ये वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा 1 से 0, तो इसको 0 से 1 करेंगे तो नेगेटिव ऑफ e की पावर t स्क्वायर dt आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा -1 to 0 e की पावर w स्क्वायर dw। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी जो लिमिट है वो -1 से 0 आ रही है। वो आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, आपको अगर 2 - 3x ले लेते तो वो नेगेटिव नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे w की जगह पे -z पुट कर देते हैं, तो लिमिट्स आपकी 0 से 1 हो जाएंगी। तो dw कितना हो जाएगा, -dz। हमारा इंटीग्रल आ जाएगा -0 to 1 e t स्क्वायर dt, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, अब w की जगह z रखना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास e की पावर z स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा -dz, ठीक है। अब लिमिट देखो आप, 0 की जगह -0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा अब जो आय है वो किसके बराबर आ जाएगा, -0 to 1 e t स्क्वायर dt। अब इस नेगेटिव से आप क्या करो, लिमिट इंटरचेंज कर दो, या आप ऐसे सोच सकते हो लिमिट इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, एक नेगेटिव जाएगा वो इस नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 to 1 e की पावर z स्क्वायर dz, ठीक है। अब क्या हो गया, एक दूसरे के नेगेटिव है, आपको पता है वेरिएबल चेंज करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। देखो भाई सबको समझ आ गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। हमने क्या किया, हमने बस सब्स्टिट्यूशन किया, जिससे पहला वाला इंटीग्रल भी e की पावर t स्क्वायर dt बन गया, दूसरा वाला इंटीग्रल भी e की पावर t स्क्वायर dt बन गया। उससे क्या हुआ, हम ऐड करके फाइनली आंसर 0 आ गया। सबको समझ आ गया, ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास d2/dx स्क्वायर, डेरिवेटिव लेना है हमें, 0 to x, दो बार डेरिवेटिव लेना है, 0 to x 1 to sin t, दो इंटीग्रल भी है, √1 प्लस u की पावर 4 du, ठीक है, और यहाँ पे है dt। करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। ये बेसिकली लिबनिट्ज रूल से ही होगा। ठीक है बेटा, कोई नहीं, 70, अभी ये तो 70 था तो कोई प्रॉब्लम, अच्छा ये 72 है, ओके।
ठीक है चलो, अब सब लोग इसको ट्राई करो। 2 बार डिफरेंशिएट करना है और लिबनिट्ज रूल भी लगेगा। तो जिसका भी आंसर आ जा रहा है वो माइक ऑन करके बताए। नहीं आया किसी का अभी तक? 2 बार इसका डेरिवेटिव लेना है। चलो देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, पहले देखो इसमें 2 इंटीग्रल हैं। एक में जो उसने वेरिएबल लिया हुआ है वो यू लिया हुआ है। तो आप मान लो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर में जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर फाइनली आपको लिमिट डालनी पड़ेगी। कौन सी लिमिट डालोगे? साइन टी वाली। तो उसका आंसर किस में आएगा? टी में आएगा। जो अंदर वाला इंटीग्रल जब आप सॉल्व करोगे उसका आंसर टी में आएगा। फिर बाहर वाला जो इंटीग्रल है वो क्या है? डी टी है। तो वो जो भी टी में फंक्शन आएगा उसके साथ डी टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसमें लिमिट डालेंगे 0 से x। ठीक है। अब फिर क्या होगा? वो जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपको x के साथ 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो ऑब्वियसली हम इस डायरेक्शन से तो चलेंगे नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन करना ही मुश्किल है इसमें। तो हम किससे चलेंगे? लिबनिट्ज रूल से। अब लिबनिट्ज रूल से आप ऐसा सोचो, लिबनिट्ज रूल क्या कहता था? जैसे मान लो आपके पास ये है, पहले भी बहुत बार ये एग्जांपल ले लिया हमने। ऐसा कुछ है, अगर मान लो यहाँ पे ले लेते हैं इसे एल एन टी है और डी टी है। इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये जो एक्स क्यूब है ये टी की जगह पे जाता है, तो पहले आप पुट करते हो एल एन ऑफ एक्स क्यूब, फिर उसका डेरिवेटिव 3x माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हो इनटू उसका डेरिवेटिव विच इज 2x, ऐसे पुट करते हो ना। ठीक है। अगर मान लो कांस्टेंट होता तो एल एन ऑफ कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो वो टर्म लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, ये हम सबको पता है ऑलरेडी। तो इसी टाइप से हम अब क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे इसको। तो करते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, अब ये t का फंक्शन है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? जब पहला डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म जब आप लोगे, तो क्या आएगा? जहां जहां t आ रहा है, क्योंकि t का वेरिएबल है, जहां जहां t आ रहा है वहां पे x जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 sin x। ठीक है, 1 2 sin x। अंड अब अंदर वाले को तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया अभी। तो यही होता है ना, जहां जहां टी आ रहा होता था, जैसे एल एन टी डी टी था, तो टी की जगह पे आपने क्या किया? जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है वो पुट किया इनटू उसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। माइनस फिर टी की जगह पे 0 पुट करोगे तो 1 to 0 अंडर रूट ऑफ 1 + u4 du इंटू 0 का डेरिवेटिव 0। तो वो टर्म आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बताया भी था आपको। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो आपके पास एक बार डेरिवेटिव लेने पर टर्म आपकी क्या बन जाएगी? 1 2 sin x अंडर रूट ऑफ 1 + u4 du। अब इजी हो गया। अब डबल डेरिवेटिव लेना है।
d2 by dx square times of this term will give us under root of 1 plus sin 4x into sin x का डेरिवेटिव विच इज cos x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई समझ आया नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया आपको, या इमोजी बना दो ये वाली। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं एक बार और बता रहा हूँ। देखो इसमें ना आपको लिबनिट्ज रूल आना चाहिए, अगर लिबनिट्ज रूल नहीं आता है फिर समझ नहीं आएगा। तो लिबनिट्ज रूल ये होता है कि जो भी अपर लिमिट होती है, जहां पे वेरिएबल होता है, अपर लिमिट को उसमें पुट करो इनटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करो इनटू उसका डेरिवेटिव। तो जैसे जो ये अंदर वाला इंटीग्रल है, ये u के साथ है और इसकी लिमिट t के साथ है, तो इसका जो फाइनल फंक्शन आएगा वो t के रिस्पेक्ट में आएगा ना। तो जहां जहां t आएगा वहां पे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो जब मैंने x के साथ डेरिवेटिव लिया तो क्या किया, जहां जहां टी आ रहा है 1 से साइन टी, यहाँ तो बाकी जगह है नहीं, तो जहां जहां टी आ रहा है वहां पे क्या कर दिया, एक्स पुट कर दिया। तो 1 टू साइन एक्स, बीच में इंटीग्रल वही है, इंटू एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि ये अपर लिमिट है ना आपकी, तो ये जाएगी इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज 1, फिर ये जाएगी इंटू इसका डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया। फिर क्या करेंगे, अब जहां जहां u आ रहा है, u वेरिएबल है, जहां जहां u आ रहा है वहां पे क्या जाएगा, साइन एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव। तो जहां जहां u आ रहा था वहां पे लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स माइनस 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0। माइनस 1 पुट करेंगे यू की जगह पे, वो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए वो टर्म लिखी नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 73। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको लिमिट्स टूल आना चाहिए बेटा, तब आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। निकालो आंसर निकालो इसका, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, ट्राई करो एक बार रफ कॉपी में सब लोग। आया किसी का आंसर? ये ना एक सिंपल से इंटीग्रल में रिड्यूस हो जाएगा, वो आपको बता दो, उतना ही बता दो चाहे कि भाई वो इंटीग्रल क्या बन रहा है तो।
चलो देखो मैं बताता हूँ, आया किसी का आसपास भी आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखो। चलो ठीक है, देखो ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है आपको, इसको आई मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन एक्स के माइनस एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इस पे किंग रूल लगाओ। तो किंग रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ किंग रूल क्या कहता था, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 - x आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन की जगह पे अब आपको क्या लिखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो 1 - x का होल स्क्र माइनस 1 - x प्लस वन। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + x² माइनस 2x माइनस 1 + x प्लस वन। तो ये -1 से ये 1 कट गया, ये वाली टर्म आ जाएगी x² माइनस एक्स प्लस वन, वो सेम ही आ जा रही है क्योंकि हाफ के बोर्ड सिमेट्रिक होता है ना, ठीक है। तो ये वाली टर्म 0 और 1 का मिड पॉइंट है इसीलिए, तो x² माइनस एक्स प्लस वन ही आ गया ये तो, लेकिन समझ आ रहा है। तो किंग रूल लगाने, ये हमारा हमने यहाँ पे इस स्टेप में क्या लगाया है, किंग्स रूल लगा दिया है। तो a + b माइनस एक्स, तो उससे क्या हुआ, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - x अपॉन एक्स के माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। ये टर्म आ गई हमारे पास। यहाँ तक मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट ऑफ 1 - x है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x/1 को। और ये वाली जो टर्म आएगी ये क्या आ जाएगी, ट्राइंगल बना रहा हूँ इसका ना, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 1 - x/1, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो वो x आ जाएगा। समझ आया कैसे, 1 - 1 - x हो जाएगा, तो ये अंडर रूट x आ जाएगा। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। देख लो, कॉस इनवर्स ऑफ रूट x/1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो आया आपका हो जाएगा π/4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन एक्स के माइनस एक्स प्लस वन। अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये तो सॉल्व कर लोगे ना, क्वाड्रेटिक से बन जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद आप कर ही लेंगे इसको। तो इसका फाइनल आंसर आता है π²/6√3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, π²/6√3 आ जाएगा। सबको ये बात क्लियर हो गई। जिसको ये डाउट है, कुछ भी डाउट है इसमें बताओ, जिसको क्लियर हो गया वो लिख दो वहां पे ऑल क्लियर और इमोजी बना दो जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को इसमें टाइप जरूर करना है, कुछ बच्चे ऐसे खाली बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो फिर मेरे को लगेगा कि भाई वो आया फिर चला गया। नवनीत लेट क्यों आया तुम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। जब ऐसा लिख देता है कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो इसमें ऐसा नहीं मानना है कि कैपिटल एक्स और स्मॉल एफ सेम है, वो अलग हो गए ना। तो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होता है प्रॉब्लम में, बट इन जनरल अगर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों यूज कर रहा है तो वो दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ वन बाई एक्स दिया हुआ है, और बोला हुआ है वेयर एफ ऑफ एक्स इज 1 to x log t अपॉन 1 + t/dt। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कैपिटल एफ ऑफ ई।
भाई चलो भाई ट्राई करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। कैपिटल एफ ऑफ ई निकालना है, उसके लिए आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ वन बाय एक्स का सम पता होना चाहिए और ई पुट करना है उसमें। देखो ट्राई करो। हाफ। 2 मिनट का बताता हूँ इसका आंसर। हाँ हाफ आएगा इसका आंसर। कैसे किया पीयूष आपने? पीयूष चैट बॉक्स में लिख के बताओ या बोलो कैसे हाफ कैसे आया इसका आंसर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप लिख दो इसको चैट बॉक्स में, बस हिंट बताओ कैसे किया। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या है। आपको इस प्रॉब्लम में कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स के बराबर है, ठीक है। इन दोनों का सम है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 to x जो दिया हुआ है log t अपॉन 1 + t dt। यही तो फंक्शन दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ एक्स इसी के बराबर तो दिया हुआ है, इस इंटीग्रल के बराबर है, ठीक है। अब एफ ऑफ वन बाय एक्स किसके बराबर हो जाएगा अब यहाँ पे लिमिट में x है। अब x जहां जहां x आता है वहां पे 1/x रख देते हैं हम। तो 1/x log t अपॉन 1 + t dt, ये टर्म बन जाएगी। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कैपिटल एफ ऑफ ई पुट कर देना है उसमें, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी ये वाली लिमिट तो मैच कर रही है, ये वाली लिमिट मैच नहीं कर रही। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें t को हम मान लेते हैं 1/z। तो t को हमने मान लिया 1/z, तो बेसिकली z आ जाएगा 1/t, ठीक है। तो हमने z को क्या मान लिया 1/t, पूरे में नहीं मानना है, बस इस वाले पार्ट में मानना है। तो z को हमने 1/t माना, तो dz किसके बराबर आ जाएगा आपका, dt निकालना है आपको ना, तो dt निकाल लेते हैं। तो dt जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, -1/z² dz। तो आपका जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 to x log t अपॉन 1 + t dt। ये तो एज इट इज ही पड़ा रहेगा। ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखो t की जगह पे आपने 1/z डाल दिया तो -log ऑफ z आ जाएगा, क्योंकि 1/z नेगेटिव बाहर भेजेगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1+1/z, dt की जगह कितना आ जाएगा -1/z² dz। ठीक है, लिमिट क्या आएगी जब t को 1 पुट करोगे तो z, अब यहाँ पे z आ गया ना तो हमें z चाहिए, तो जब t 1 होगा तो z भी कितना हो जाएगा 1, जब t 1/x होगा तो z कितना हो जाएगा x। ये टर्म बन गई हमारे पास। अब देखो किसके बराबर आ जा रहा है ये, 1/x log t अपॉन 1+t dt, प्लस ये आ जाएगा 1/x, यहाँ से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले z स्केयर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा log z टाइम्स ऑफ z इंटू 1+z dz। ठीक है, तो अब वेरिएबल चेंज कर सकते हो, t की जगह x लिखो, z की जगह x लिखो, किसी की जगह कोई भी वेरिएबल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास लिमिट सेम हो गई, हम ऐड कर सकते हैं। तो 1/x log t अपॉन 1+t dt, प्लस यहाँ पे आ जाएगा log t अपॉन t इंटू 1+t dt। ठीक है, तो dt अकेला लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया है। अब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा t 1+t dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो t से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाएगा ना, तो इसको t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, log t कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा t+1, तो t+1 से t+1 कैंसिल हो गया। इंटीग्रल आ जाएगा 1/x log t dt/t, तो log t का डेरिवेटिव है, log t को अगर आप से w मानते हो तो dt/t, log t हम अगर w मानते हैं तो dt/t क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू w का स्केयर बाय 2, मतलब log t का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट ले लेंगे 1/x, तो हमारा आंसर आ जाएगा log x का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस log 1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2, जो कि टर्म जीरो हो जाएगी। हमें फाइनली निकालना था f ऑफ कैपिटल E, तो ln E की वैल्यू 1 होती है, log मतलब लिखने का मतलब विद बेस E है ऑलरेडी, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, जो पीयूष जी ने सही बताया था। ठीक है, देखो भाई सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर कर दो जिसको समझ आ गया ये। हाँ, ठीक है, सबका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, d/dx ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जे का क्वेश्चन है ये, e की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इंटीग्रल 1 to 4 3/x e की पावर साइन ऑफ एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1, देन फाइंड के। करो भाई, ट्राई करो, इजी है एक, मतलब उतना मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन। d/dx of capital F of x is e की पावर sin x by x for x greater than 0, 1 to 4 3/x e raised to the power sin x cube dx is equal to f of capital K minus f of 1. We have to find the value of k.
64। ठीक है, 64 इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आया 64? देखो, ठीक है, चलो देखो करते हैं। देखो, जब आपके पास, आपको ये पता है कि हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर साइन एक्स बाय एक्स है, तो अब इसका जो इंटीग्रल है वो एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ वन तभी आएगा जब यहाँ पे भी आप ई की पावर साइन टी बाई टी जैसी टर्म बना लोगे। अगर आपने इंटीग्रल के अंदर भी ई की पावर साइन टी बाई टी जैसी टर्म बना ली, मतलब एफ डैश एक्स बनाओगे तभी तो एफ ऑफ एक्स आएगा ना, उसको एफ डैश एक्स डी एक्स लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करके एफ ऑफ एक्स आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए फिर हमारे को हिंट मिल जाएगा कि मेरे को भाई ई की पावर साइन टी बाई टी जैसा टर्म बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, 1 to 4 3x² बाय एक्स क्यूब ई की पावर साइन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ये समझ आ गया होगा आपको ये कैसे लिखा है? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? एक्स रेस टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मानेंगे, तो 3x² dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या आएगा मेरे पास, e की पावर साइन टी 3x² dx जो होगा वो क्या हो जाएगा? dt बाई टी। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यूज नहीं है तो ये 1 से लेकर 64 हो जाएगा। ठीक है ना, t की वैल्यू रखनी थी आपको, तो x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 1 क्यूब हो जाएगी, x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू 4 क्यूब हो जाएगी। ठीक है, नाउ e की पावर साइन टी बाई टी क्या होगा? ये एफ डैश टी हो गया ना, ये वाली टर्म आपकी एफ डैश टी डी टी का इंटीग्रल हो गई। कहां से कहां तक? 1 to 64। तो इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा? एफ ऑफ टी आ जाएगा, कहां से कहां तक? 1 to 64। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ कैपिटल 1। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। तो इसमें आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी काफी प्रॉब्लम्स हैं और भी हम करेंगे, अभी पहले एक बार जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबको ये समझ आ गया हो तो ऑल क्लियर कर दो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। ये ना लिबनिट्ज रूल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, ये लिबनिट्ज रूल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। जेई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं काफी बार। ठीक है, तो जेई में इसमें भी एक्सपेक्टेड है विद इन दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर ये पक्का से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। इससे, इसको बताने से पहले मेरे को आपको लिबनिट्ज रूल 2 बताना पड़ेगा। हमने एक बेसिक लिबनिट्ज रूल सीखा हुआ है, तो अब हम इसको बोलते हैं लिबनिट्ज रूल 2। कुछ बुक्स में इसको मॉडिफाइड लिबनिट्ज रूल भी बोला जाता है, मॉडिफाइड। ठीक है, तो रिजल्ट याद करना है। क्या रूल है ये लिबनिट्ज रूल जो है, अगर डी डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल निकालना है, यहाँ पे अब मेरे पास से एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे जैसे इससे पहले वाला हम ये जो इस ये जो रूल था ना, ये रूल था हमारा लिबनिट्ज रूल 1, जो ये सॉल्व करते थे हम। इसमें बहुत सिंपल था, क्या करते थे, अपर लिमिट डालो इनटू उसका डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट डालो इनटू उसका डेरिवेटिव। तो ये हमारा लिबनिट्ज रूल 1 था। अब यहाँ पर ये वाला रूल नहीं है, इससे डिफरेंट है ये। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें दो वेरिएबल आ जाते हैं, एक एक्स का वेरिएबल खुद भी आ जाता है, मतलब जो फंक्शन होता है उसमें एक्स और आ जाता है साथ में। जब एक्स और आ जाता है तो क्या होता है, वो गड़बड़ कर देता है, क्योंकि अब दो वेरिएबल हो गए। एक्स जो है वो हो सकता है टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो,
अगर x यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, जो हम जनरली मानते हैं, और वो सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा आपको, जब वो सेपरेट आउट हो जाएगा तब तो x को बाहर ले जाओ, फिर वो क्या बन जाएंगे, दो फंक्शन बन जाएंगे और सॉल्व। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ई की पावर एक्स प्लस टी डी टी है। अब ये सॉल्व करना आसान है। कैसे आसान है, इसमें ई की पावर एक्स अलग हो जाएगा ना, तो इसकी ई की पावर एक्स को बाहर ले जाओ तो बन जाएगा, क्योंकि टी का इंटीग्रल है, एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब ई की पावर टी डी टी। ठीक है, तो अब इसमें आपको लिबनिट्ज रूल 2 की जरूरत है ही नहीं, इसमें लिबनिट्ज रूल 1 की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें x जो है वो अलग हो गया। अब x अलग हो गया तो एक फंक्शन ये बन गया आपका, ये आपका एक फंक्शन बन गया, ये आपका दूसरा फंक्शन बन गया। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव आपको निकालना आता है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें x और t अलग ही नहीं हो पाता। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब साइन ऑफ ई की पावर x प्लस टी डी टी, ऐसा करके कुछ लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, x और t अलग नहीं हो पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें फंक्शन में x और t दोनों आ रहे हैं, आपको लिमिट रूल 2 चाहिए होगा, उसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अलग ही नहीं हो रहे ना, क्योंकि x और t हमारे अलग ही नहीं हो रहे, इसलिए वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका इसका जो रूल है वो क्या है वो लिख देता हूँ। पहले एक टर्म और ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा, वो वाली जो प्रीवियस लिबनिट्ज रूल वाली टर्म थी वो तो रहेगी, एक टर्म और ऐड हो जाती है। ठीक है, वो एक टर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स डो बाय डो एक्स ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं डो को, एच ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। ठीक है, तो जो यहाँ पर वेरिएबल है, जिसके जिसके साथ आपको फाइनल डिफरेंशिएशन चाहिए, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, वही यहाँ पर वेरिएबल आएगा, उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है, प्लस सेम वही एच ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, अपर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव, टी की जगह पे डालेंगे क्योंकि टी का यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो टी की जगह डालेंगे, तो जहां जहां पे टी आ रहा है वहां पे अपर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अभी आप इसको डिराइव तो नहीं कर पाओगे, बट अगर आप कुछ क्वेश्चंस में इसको, जैसे ई की बार एक्स प्लस टी वाला क्वेश्चन था, उसको आप डायरेक्ट करो और इसकी हेल्प से करके देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये रूल एकदम सही है। ठीक है, तीन टर्म आ रही है इसमें, इसको बोलते हैं लिबनिट्ज रूल 2। तो इस रिजल्ट को याद रखना है जो भी अब आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी वेरिएबल के साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहले उसके साथ क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रल रहेगा वहां पे, प्लस में अपर लिमिट डालो इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट डालो इंटू उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके मैं कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ जिससे आपको वाकई में समझ आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर 76, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। अब ये टॉपिक कौन सा था हमारा, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। पैरामीटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे तो मैंने x के रिस्पेक्ट में किया है, तो आप इसको दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो सकता है एक वेरिएबल प्रॉब्लम में और प्रेजेंट हो, बाकी ज्यादा आपको प्रॉब्लम से समझ आएगा। ठीक है, याद रखने वाली क्या चीज थी कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहले उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, फिर जो भी इंटीग्रल का वेरिएबल होगा उसकी जगह अपर लिमिट पुट करो इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करो इंटू उसका डेरिवेटिव। बाकी देखते हैं, अभी देखो एक इंटीग्रल है आई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर a माइनस 1 बाय ln x dx। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी तो ये प्रॉब्लम है। अब देखो, जैसे अगर आपको याद हो पेपर में क्या करते हैं ना, वो ऐसा प्रॉब्लम तो ये है एक्चुअली में। अब वो पेपर में उसने ये पूछा हुआ है, जेई स्क्रीनिंग में बिटस्टैट में ये प्रॉब्लम आ चुका है और काफी फेमस सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम उसने पूछ लिया पेपर में, 0 to 1 एक्स पावर 4 माइनस 1 बाय ln x dx। अब ये जो a है ना, ये a कुछ भी वैल्यू ले सकता है, रियल नंबर है, 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिख सकता है, 3/2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये इंटीग्रल को सॉल्व करने का यही तरीका है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब पेपर में अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है 0 to 1 एक्स पावर 4 माइनस 1 ln x dx, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता होगा ना, आप इसको कुछ भी करते रहो, किंग रूल लगा लो, इनडेफिनेट लगा लो, डेफिनेट लगा लो, ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल ही, मतलब वैसे डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है। क्यों नहीं होगा, आप जब बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करोगे ln x की बार बढ़ने लग जाएगी,
एक्स की पावर 4 को कम करोगे, उधर से 1/ln(x)dx का इंटीग्रल आ जाएगा, वो खुद सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसीलिए फेमस है क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, बट ये इस टॉपिक की हेल्प से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे ए की जगह 4 गिरा हुआ है, अब एक्स की पावर 5 - 1/ln(x)dx आएगा, वो भी इस तरीके से सॉल्व होगा। एक्स की पावर 6 - 1/ln(x)dx आएगा, वो भी इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बोला जाता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारा ए वेरिएबल है, तो ए को हम बोल रहे हैं पैरामीटर। ए मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो पैरामीटर का मतलब यही होता है कि वेरिएबल होता है वो। ठीक है, तो अब जैसे आपने जो लिबनिट्ज रूल 2 देखा उसमें टी और एक्स है, इसमें ए और एक्स है। ठीक है, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब अच्छी चीज क्या है, इसकी लिमिट्स कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी ए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। चलो अब देखो, मैं लगा रहा हूँ रूल, लगा रहा हूँ 0 to 1 पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आएगा, जो यहाँ वेरिएबल आएगा वही इधर आएगा, एक्स की पावर a - 1/ln(x), बाकी एज इट इज रख दो, प्लस अपर लिमिट डालोगे कहाँ पे, अपर लिमिट कहाँ पे डालते हैं, जो इंटीग्रल का वेरिएबल होता है। ये ना कंफ्यूजन होती है, बच्चे कहीं एक ही जगह ही गिरते रहते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो इंटीग्रल का वेरिएबल है, इंटीग्रल का वेरिएबल क्या है आपका, dx, तो अपर लिमिट डालोगे तो 1 की पावर a - 1/ln(1) इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, माइनस 0 गिरोगे तो ये देखने भी समझ आ रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, मतलब लिमिट इमेंट निकाल के जो भी वैल्यू आ जाए उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी 0 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए ये वाली जो दोनों टर्म होंगी ये हमारी 0 हो जाएंगी। समझ गए? ठीक है जी। अब हमारा प्रॉब्लम बस इतना बच गया, क्या बच गया, डी आई बाई डी ए। ये समझ आ गया होगा ना कि अपर लिमिट डालो इंटू उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट पर वो दोनों टर्म 0 ही हो जाएंगी। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, बाकी सब आपके लिए कांस्टेंट है। तो ln(x) कांस्टेंट है, -1/ln(x) कांस्टेंट है, बस a वेरिएबल है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अलग कर रहा हूं मैं इसको, 1/ln(x) इंटू डो बाई डो ए ऑफ x की पावर a, ठीक है, माइनस डो बाई डो ए ऑफ 1/ln(x), और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx। समझ आ गया? इसको सेपरेट आउट कर लिया, एक्स की बार a बाई ln(x) माइनस 1/ln(x), डो बाई डो ए करेंगे तो 1/ln(x) तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगी टर्म। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि x है, आप a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, कांस्टेंट हो गया वो। तो हमारे पास आ जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 to 1 1/ln(x). अच्छा, अब इसमें x की बार a का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो कुछ बच्चे अब ये करते हैं, x की बार a का डेरिवेटिव a(x)a-1, ये गलत हो जाएगा। x की बार a का डेरिवेटिव a(x)a-1 तब होता है जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, समझ गए? x की पावर n का डेरिवेटिव n(x)n-1 तब होता है जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहाँ x के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचो, a की पावर x का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स जब लेते हो तो क्या आती है इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू आती है, a रेज़ टू द पावर x टाइम्स ऑफ ln a। समझ रहे हो ना, वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव जो हम लेंगे वो आएगा x की पावर a डिवाइडेड बाय, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a, ये होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर a का डेरिवेटिव x की पावर a डिवाइडेड बाय ln x, नहीं इनटू आता है ना, सॉरी डिवाइड में नहीं आता, मल्टीप्लाई में आता है। तो x a की पावर x इंटू ln a आता है ना। इसको किसी और तरीके से मैं बताता हूँ, रुको। इसको लिखते हैं t की पावर a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या आएगा t की पावर a ln t। ठीक है, तो इससे आप कंपेयर करो तो ये आ जाएगा ln x dx। अब सही है, ये 0 हो जाएगा। अब होगा क्या, अच्छी बात ये होगी कि ln x और ln x आपस में कट जाएंगे। x की पावर a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वो कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो x की पावर a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में है, ये a के रिस्पेक्ट में है, तो a के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आएगा, t की पावर a ln t। तो वैसे ही ये कट गया। अब हमारे पास डी आई बाई डी आ गया, डी आई बाई डी ए किसके बराबर आ गया, 0 to 1 x की पावर a dx। तो ये तो इंटीग्रेट करना आता है हमें, a प्लस 1 बाई a प्लस 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 0 to 1, तो 1 बाई a प्लस 1 माइनस 0। तो डी आई बाई डी ए हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 बाई a प्लस 1 के बराबर हो गया। तो i किसके बराबर आ जाएगा, डी आई आ जाएगा डी a अपॉन a प्लस 1, दोनों का इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो i ऑफ a आ जाएगा हमारे पास
ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस वन प्लस सी। अब ये सी को भी हटाना है हमें, सी को हटाते हैं। अब देखो आई ऑफ ए इसके बराबर है, आई ऑफ ए किसके बराबर था, आई ऑफ ए अलग से हमें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 to 1 x⁻a-1/ln x dx। तो मैंने आई ऑफ जीरो निकाल लेता हूँ। आई ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 0 to 1 x⁻0 विच इज 1 - 1/ln x dx। तो ये जीरो हो जाएगा। तो आई ऑफ जीरो मेरा जीरो के बराबर है, तो आई ऑफ जीरो इसमें पुट करो, तो ln 1 0 प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब आई ऑफ ए हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस वन। समझ आ गया। तो ये इसका रिजल्ट है। तो ये जो इंटीग्रल है ये एक्चुअली में ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस वन के बराबर है। तो ये जो इंटीग्रल होगा इसका आंसर आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ 4 प्लस वन, तो ln 5। इसका आंसर ln 5 है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लिबनिट्ज सेकंड रूल का एप्लीकेशन है। आई ऑफ ए 0 to 1 x⁻a-1/ln x dx दिया हुआ था। लिबनिट्ज सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आप किसी भी पैरामीटर या वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहले उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव जाएगा, फिर जहां जहां इंटीग्रल का वेरिएबल होगा वहां पे अपर लिमिट डाल के इंटू उसका डेरिवेटिव, लोअर लिमिट डाल के इंटू उसका डेरिवेटिव। तो वो जब हमने किया तो ये दोनों टर्म तो हमारी जीरो हो गई, ये बच गया। अब यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना था, तो पहले हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव आएगा ए की पावर एक्स जैसे आएगा, जैसे पावर में वेरिएबल है तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए होता था, तो एक्स की पावर ए इंटू एल एन एक्स हो गया। एल एन एक्स कट गया, 0 to 1 एक्स की पावर ए डी एक्स आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल में, तो एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन आ जाएगा, वो 1/a+1 आ गया। बट हमने क्या निकाला हुआ है, डी आई बाई डी ए निकाला हुआ है, हमें तो आई निकालना था, तो हमने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आई ऑफ ए आ जाएगा एल एन ऑफ मॉड ए प्लस वन प्लस सी। वो फिर हमें क्या करना था, किसी भी एक की टर्म की वैल्यू पता चल जाए, आई ऑफ वन आई ऑफ जीरो ऐसी कुछ वैल्यू पता चल जाएगी, उससे सी निकल आएगा। तो हमने आई ऑफ जीरो निकाल लिया जो कि जीरो आ गया। तो आई ऑफ जीरो पर एल एन वन जीरो प्लस सी हो गया, सी की वैल्यू जीरो आ गई। तो हमें पता चल गया आई ऑफ ए किसके बराबर होगा, एल एन मॉड ए प्लस वन। जिसको भी नहीं समझ आया वो बताओ, इसके अभी हम और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आते आते आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तो लिख दो उसको, जिसको क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, अब ये वाला खुद से ट्राई करो तो उससे समझ आएगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं आया। प्रॉब्लम 77। आई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 to ∞ tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। इसको लिखो एक बार, इसको लिख लो और एक बार ट्राई करो जल्दी से, टाइम कम बच रहा है। वही सेम पार्शियल डेरिवेटिव से ही करना है आपको। अब इसमें क्या है, लिमिट्स कांस्टेंट है तो वो दूसरी दो टर्म आएंगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया। और कुछ बच्चे जो है ना स्टार्टिंग में आके फिर भाग जाते हैं, अभी इनके इनके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। सर एक मिनट क्वेश्चन स्क्रीन दिखाना। 0 to ∞ tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x dx। जे चौधरी तुम प्रेजेंट हो, लक्ष्य कुमार,
अरविंद, अगर प्रेजेंट हो तो उसमें यस लिखो। खुश जैन, किसी का आंसर इसका? एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना है। इजी सा प्रॉब्लम है। दो गड्ढे लाया एक टाइप पर जल्दी ताकि चलो देखो, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। पहले हम डी आई बाई डी ए करेंगे, इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। तो उसमें क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, पार्शियल डेरिवेटिव जाएगा डो बाई डो ए ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए एक्स बाई एक्स, लिख देते हैं इसको, ठीक है, माइनस डो बाई डो ए ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स पड़ा ही हुआ है इसके साथ में, प्लस 0 माइनस 0। अपर लिमिट पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी भी एक कांस्टेंट नंबर ही मानते हैं, उसका डेरिवेटिव भी 0, 0 का भी डेरिवेटिव 0। तो डी आई बाई डी ए जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 1 बाई एक्स इज कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर इंटू ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और आ जाएगा ऊपर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या करते हैं, ए स्केयर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई ए स्केयर चला गया, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 बाई ए स्केयर, ये टर्म आ गई। अब इसका इंटीग्रेट करना आता है हमें इजीली, डी आई बाई डी ए हमारे पास आ जाएगा 1 बाई ए स्केयर इंटू 1 अपॉन 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, सो x बाई 1 बाई ए, लिमिट आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 ए, ये tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा। तो 1 बाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई बाई 2 ए। तो आई, अब ये आ गया हमारा डी आई बाई डी ए, ठीक है बेटा। अब हमें आई निकालना है, तो आई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो इंटीग्रल ऑफ ए आ जाएगा पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ए के साथ इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ln ऑफ ए या मॉड ए भी लिख सकते हो प्लस सी। अब हमें किसी तरीके से सी की वैल्यू निकालनी है, तो x को 1 गिर देते हैं, तो आई ऑफ 1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इसे साइड में लिख लेते हैं, आई ऑफ 1 जो आएगा हमारे पास वो 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे, जब आप a को 1 गिरोगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x 0 हो गया, 0 का इंटीग्रल 0, ठीक है, तो आई ऑफ 1 0 आ रहा है। तो आई ऑफ 1 यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, पाई बाई 2 ln 1 विच इज 0 प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो आई ऑफ ए जो है हमारे पास वो π/2 ln a आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला प्रॉब्लम। इसका आंसर है π/2 ln mod a। अच्छा, एक और है इसमें, एक अभी और टॉपिक है इसमें। एक टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है वो है रिडक्शन फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक ये टॉपिक बचा है हमारा। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, तो रफली अभी हमारे 40 के आसपास प्रॉब्लम्स बच रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी इस चैप्टर में अब बची हैं, रिडक्शन फॉर्मूला और 40 प्रॉब्लम्स के आसपास। आपको ना इसका पैकेज शेयर किया हुआ है। जो पैकेज जो है वो एक फाइल्स का फोल्डर है जिसमें कैलकुलस के ऑल पैकेज करके लिखा हुआ है, उसमें पैकेज पड़ा होगा डीआई का, तो वो डाउनलोड करके जल्दी से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो कल इसकी एक डाउट क्लास रख लेंगे। मॉर्निंग में तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, रिडक्शन और जो हमारे 40 प्रॉब्लम्स के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, और इवनिंग में हम फिर डाउट क्लास रख लेंगे अगर रिक्वायर्ड होगी, अगर आप लोग कर लेंगे। जो मैंने प्रीवियस डाउट क्लास भी रखी थी उसमें बहुत कम बच्चे आए थे, उसमें 12-13 बच्चे आए थे, तो बाकी बच्चे अगर कर ही नहीं रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। और फ्रॉम अभी एक तो आपको फीस का भी मैंने बोला था, स्कूल आपसे, जो मेरी बात हुई है मैनेजमेंट से, स्कूल आपसे पूरे साल की फीस चार्ज करेगा, चाहे आप 3 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हो चाहे 4 महीने बाद हो। गवर्नमेंट का भी तो यही ऑर्डर है। ठीक है, तो आप अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो, और अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो दे शुड ट्राई टू पे देयर फीस, अदरवाइज वो इकट्ठा होगा और प्रॉब्लम होगी। और स्लोली स्लोली आपको कॉल्स भी उसके लिए जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी उसकी आईडी ब्लॉक करने का ऐसा कुछ मतलब मेरे को नहीं लगता हमें करनी चाहिए, वो थोड़ा सही भी नहीं है। बट स्टिल आप अगर थोड़ा बहुत जो भी पे कर सकते हैं वो आपके पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर रहे हैं तो उनको पे करें। सेकेंडली, जो भी क्लासेस मिस करेंगे उनकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और मैं फिर मानूंगा भी नहीं। अभी मैंने कल भी कुछ बच्चों को मैसेज डाला था, अगर आप क्लास में अटेंटिव नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा है। कई बार क्या होता है ना, लेट हो रहे होते हैं क्योंकि टाइम भी कम होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी कम हो पाती है, तो ऐसा होता है कि भाई मैं जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं अटेंडेंस लेना भूल जाता हूँ। तो फिर बाद में देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि यार बस 15 बच्चे ही आए थे क्लास में, तो 15 ही बच्चे एक्टिव थे, बाकी बच्चे एक्टिव ही नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज अटेंटिव रहें, जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज अटेंटिव रहें, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, और जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें भी कोशिश करें, ये मत करें कि भाई ऑनलाइन ढूंढ रहे हो उसका सोल्यूशन। एक बच्चे का कॉल आया कि वो बता रहा था कि सर ये सब तो अवेलेबल है इस पे, एक ऐप है डाउटनेट, उस पे ये सब अवेलेबल है जो भी आपने क्वेश्चन पूछे, तो आप ये कैसे मेक श्योर करोगे। देखो, इसमें कुछ भी मेक श्योर नहीं किया जा सकता क्योंकि हम आपके साथ टच में तो है नहीं, तो हम ये मेक श्योर तो कर ही नहीं सकते कि आप चीटिंग कर रहे हो नहीं चीटिंग कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूंगा सब्जेक्टिव सॉल्व करके भेजो, तो भी जिसका भी सोल्यूशन है इंटरनेट पे वो तो आप करके भेज दोगे, तो अगर 5-6 बच्चों के मैच कर रहे होंगे तब तो मुझे समझ आ जाएगा कि यार आप चीटिंग कर रहे हो, तो उससे आपको ही नुकसान होगा। अभी तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट जब आपके यहाँ पे क्लोज मॉनिटरिंग में जब आपके टेस्ट होंगे तब आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे। तो इसलिए कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुद से ही करो। अगर खुद से नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा, अभी नहीं पता चलेगा, वो जब आप फाइनल में आओगे ना, जब अब जैसे आप 12th के जो बच्चे हैं जिनके 20-20 30-30 मार्क्स आते हैं मैथ्स में, वो यही पूछते हैं कि सर में कम क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि भाई आपने उस टाइम पे मेहनत ही नहीं करी। अब उस टाइम पे फिर आपका मोटिवेशन लेवल भी इतना कम होगा कि आपको आता ही नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर लोगे तो मार्क्स इंक्रीज करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए ऑनेस्टी के साथ अपना होमवर्क करें। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आपको पैकेज सॉल्व करना है। आप जल्दी से जल्दी अपना पूरा इसका डीआई का पैकेज सॉल्व करो। जिसने इनडेफिनेट का नहीं कर रखा है वो इनडेफिनेट की कम से कम एक्सरसाइज 1 और 2 कर ले, और इसकी डीआई की भी एक्सरसाइज 1 और 2 कर ले, क्योंकि पेपर आपका अच्छा सही बनेगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं अब। और जो भी एब्सेंट है उनको बता दीजिएगा कि भाई उनकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी अब। आज तो मैंने जितने भी अभी देखे ना जो क्लास स्किप किए उनकी तो आईडी ब्लॉक करेंगे, उनके लेक्चर मिस कराएंगे। तो आप जो भी बच्चे हैं रेगुलर टाइम पे क्लास को अटेंड करो, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो, झूठ मत बोलना, मैं पकड़ लूंगा। क्योंकि अब आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर तबीयत खराब हो गई, ये हो गया भाई, तो वो तो पता चल ही जाएगा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आप कहीं गए थे। लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जाएगा, घर पे बैठ के बस पढ़ाई करो, और थोड़ा बहुत अपना शेड्यूल रखो, खेलने वेलने का भी रखो। ठीक है, ताकि आपकी मन भी लगा रहे, बट पढ़ाई अच्छे से करो, नहीं तो फिर नुकसान होगा हम सबको।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड करते हैं मीटिंग। होमवर्क प्लीज करिए, अपना पैकेज करिए। हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है रिडक्शन फॉर्मूला और रफली 40 प्रॉब्लम्स के आसपास बचे हुए हैं। कल मिलते हैं मॉर्निंग में।